भारतीय राजनीति में अगर बात करें तो दो विचारधाराओं की जबरदस्त संघर्ष बताई जाती है। ये विचारधारा एक दूसरे पर ऐसे हमला करते हैं कि लगता है कि इनके जानी दुश्मन है, एक दूसरे की जान लेने पर आतुर हो जाते हैं इनके समर्थक। फिर चाहे वो केरला हो, त्रिपुरा हो, पश्चिम बंगाल हो, और अगर पूरे देश की बात करें तो दो ही विचारधाराओं का संघर्ष अपने उरूज पर जाता है। इसमें से एक है वामपंथ, सीपीआई सीपीआईएम, इसका पूरा धड़ा, और दूसरा है दक्षिण पंथ, जिसको कि लोग कोरिलेट करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी से। उसकी विचारधारा के लोग और इनकी विचारधारा के लोगों के बीच में सांप और नेवले जैसा युद्ध होता है। लेकिन बात है कि गालीबाज गलबैया करते दिखाई पड़े, और एक बार नहीं कई बार। आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि क्या कभी आरएसएस का संगठन जनसंघ और अब का भारतीय जनता पार्टी क्या कभी वामपंथियों के साथ रहा है, क्या वामपंथियों के साथ इन्होंने सरकारें बनाई हैं, और अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं और ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। मैं शिव द्विवेदी। शुरुआत करते हैं कि आखिर ये बात करने की जरूरत हमें पड़ी क्यों। तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि अभी कुछ दिन का जो घटनाक्रम अभी एक आध दिन में देखने को मिल रहे हैं केरला से, वो बड़े अजीब घटनाक्रम है और अद्भुत घटनाक्रम है। उसमें सबसे पहला घटनाक्रम, तो जब बात करेंगे तो उसमें एक नाम है शशि थरूर, जो कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, सांसद हैं। तिरुवनंतपुरम से वो चौथी बार सांसद हुए हैं, और उनके कुछ बयानों ने, कुछ फोटोज ने बिल्कुल तहलका मचा दिया। कांग्रेस विचलित हो गई, कांग्रेस परेशान हो गई, ऐसा माना जाने लगा कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। लेकिन वहीं से सबसे बड़ा झटका तो कांग्रेस को तब लगा जब वामपंथी सरकार पी विजयन की केरला की एक पी नोट्स जारी करती है, एक नोट्स जारी करती है, और उसमें कहती है कि नरेंद्र मोदी से हमारी कोई शत्रुता नहीं है। नरेंद्र मोदी वर्तमान राजनीति में हम के अनुकूल हैं और हम उनका समर्थन करते हैं, हम उनका कोई विरोध नहीं करते हैं। साथ ही उसने एक बड़ी टिप्पणी कर दी जिसमें उसने कहा कि हमने कभी भी वामपंथ के नाते हमने कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और खासतौर भारतीय जनता पार्टी को फांसीवादी और नाजीवादी पार्टी नहीं कहा। इसके बाद तो पूरे का पूरा कांग्रेस का कुनबा ही कुलबुला गया और उसको लगा कि ये कौन सी गणित खेल दी गई। सच्चाई ये है कि जब हम केरला के अंदर जाते हैं तो वहां हिंदू वोटर्स को ये पता है कि बीजेपी ऐसी स्थिति में नहीं कि वो सरकार बना सके। इसलिए वो जो हिंदुओं के फ्लोटिंग वोटर्स हैं उनको अपनी तरफ लाने के लिए पिछले बार भी केरला की पी विजयन सरकार ने एक बड़ा काम किया था। आपको बता दें, उस समय उन्होंने अपनी सभाओं में पीछे श्री राम जी का एक बड़ा सी चित्र लगाते थे वो, और वो भी कौन सा, राम मंदिर का वो चित्र लगाते थे जिसमें भगवान राम को वीर मुद्रा में धनुष उठाए दिखाया जाता था और पीछे राम मंदिर का वो मॉडल दिखाया जाता था। उस चित्र को लगा करके वामपंथियों ने पिछले बार वहां चुनाव लड़ा था। यानी पूरी की पूरी तरह से हिंदू वोट बैंक पर डोरे डालने का प्रयास था। इसके बाद से ही ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या वामपंथियों ने अब अपनी राह बदल दी है, क्या वामपंथियों ने अपने धुर विरोधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी से अब गलबैया करने जा रहे हैं। तो चलिए इसकी पृष्ठभूमि में चलते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। बात 1967 की है। 1967 में बंगाल के अंदर अजय मुखर्जी ने कांग्रेस से विद्रोह कर दिया और उन्होंने बंगला कांग्रेस बना दिया। और बंगला कांग्रेस जब चुनाव लड़ी तो उसमें गैर कांग्रेसवाद के नाम पर कई दल उसके साथ आए थे, और उसमें से एक दल था भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ की उस समय 8 सीटें हुआ करती थी, और भारतीय जनसंघ ने अजय मुखर्जी की उस कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया। साथ में सीपीएम और सीपीआई, इन सभी लोगों ने मिलकर के वहां पर एक सरकार भी 1967 में बंगाल के अंदर बना दी थी। और तब इनके बीच वैचारिक युद्ध और भी तगड़े थे। उसके बावजूद भी कांग्रेस को बाहर रखने के लिए सीपीआई, सीपीआईएम और जनसंघ, जो कि आज की भारतीय जनता पार्टी है और उस समय की कांग्रेस से टूटकर बनाई गई बंगाल कांग्रेस के अजय मुखर्जी उस समय मुख्यमंत्री की हैसियत से सरकार में हुए थे। यानी कि जो एक दूसरे को गालियां दे रहे थे वो गलबैया भी कर रहे थे। फिर बात आती है कि क्या कभी और भी ऐसे अवसर आए हैं जब वामपंथ और दक्षिण पंथ दोनों साथ साथ सरकार चला रहे हों। ऐसे भी का अवसर आया 1969 में। 1969 में जब पंजाब में चुनाव हुए तो वहां पर भी सम्मिश्र सरकार बनी, यानी पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार वहां 1969 में बनी थी। अकाली दल सबसे बड़े दल के रूप में उभरा था और अकाली दल का समर्थन उस समय कर रही थी जनसंघ। जनसंघ के 8 सीटें हुआ करती थी, और इसके साथ अगर बात करें तो सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीएम के पास 4 थी, सीपीआई के पास 2 सीटें थी और निर्दलीय के पास 2 सीटें थी, और इनको लेकर इन्होंने सरकार बनाई। उसमें बीडी टंडन, जो कि भारतीय जनसंघ की तरफ से उप मुख्यमंत्री के रूप में पंजाब के उप मुख्यमंत्री रहे, और ऐसे में एक बार फिर वामपंथ और
दक्षिण पंथ साथ साथ सरकार चला रहे थे। फिर आप सोचोगे अब तो कहानी खत्म हो गई। नहीं नहीं, अभी रुकिए, कहानी और भी है। कहानी तब उठती है जब 1989 के करीब में, जब इस देश के अंदर मंडल कमंडल होता है, राम रथ यात्रा अडानी की निकलती है और वीपी सिंह सरकार में होते हैं। उस समय भी सीपीआई, सीपीआईएम, समाजवादी मुलायम सिंह यादव और भारतीय जनता पार्टी, यानी तब जनसंघ नहीं थी, तब भाजपा बन चुकी थी 80 में, तो भारतीय जनता पार्टी ये सब मिलकर के बाहर से समर्थन दे रहे थे। मजे की बात तो सीपीआईएम अंदर भी बैठी हुई थी वीपी सिंह की सरकार में, और उसको समर्थन देने का काम भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी सब कर रहे थे, गैर कांग्रेसवाद के नाम पर। फिलहाल अगर देखा जाए तो परिस्थितियां बदली कब? जब बंगाल कांग्रेस में अजय मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बना ली और इन सब लोगों के माध्यम से, तो सीपीएम ने अपनी हमेशा रणनीति बदलती रही है। सीपीएम यानी कि वामपंथी अपनी रणनीति बदलते रहे, और अगर देखा जाए तो उन्होंने कांग्रेस की इंदिरा सरकार को परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से हमेशा समर्थन देते रहे, और समर्थन का स्तर यह था कि आप हमें डिस्टर्ब नहीं करोगे। यानी बंगाल हुआ, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, केरला, इन सब जगह पर एक छत्र राज करने का काम वामपंथियों ने किया। यानी उन्हें राज्य की राजनीति के लिए अलग रणनीति को अपनाया और देश की राजनीति के लिए अलग रणनीति को। ऐसा माना जा रहा है कि अब मोदी के प्रवाह को, मोदी की लोकप्रियता को, मोदी के प्रभाव को तो रोक नहीं सकते हैं, तो अब शायद वो फिर से एक बार इंदिरा वाली रणनीति पर आ सकते हैं। बाहर से या अंदर से वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते रहेंगे, और ऐसे में केरला में वो भाजपा को आसपास फटकने भी नहीं देंगे। यानी दोनों रणनीति पर काम कर रहे हैं। लेकिन इससे सबसे अधिक नुकसान अगर केरला के अंदर किसी का है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इन हिंदू वोट बैंक के आधार पर हमेशा एलडीएफ यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को टक्कर देती रही है। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदल रही हैं, और आपको बता दें लगातार दूसरी बार एलडीएफ ने केरला के अंदर अपनी सरकार बनाई है, और इस बार कांग्रेस ने पूरा दमखम लगा दिया है। कांग्रेस का मानना है कि जिस प्रकार के बयान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लेकर के दिए हैं, जिस प्रकार शशि थरूर का आए दिन कुछ ना कुछ बयान और पीयूष गोयल के साथ तस्वीरें साझा हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन देखना यह है कि वाम और दक्षिण दोनों ने जिस प्रकार गलबैया और गाली दोनों साथ साथ की है, वो भी अपने आप में काबिले तारीफ है। लेकिन ये सिर्फ वामपंथियों के लिए ही नहीं है। अगर हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी बात करें तो यहां भी एक दूसरे के धुर विरोधी रहे। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने भी खूब गालियां दी और खूब गलबैया करी। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।